क्या कोई बच्चा जिसे खिलौनों से खेलना चाहिए, वह मौत का खेल भी खेल सकता है? क्या कोई ऐसा मासूम चेहरा भी हो सकता है जिसके पीछे एक दरिंदा छिपा हो? आज हम आपको दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर्स की खौफनाक कहानियां हम सुनाने जा रहे हैं। ये वो बच्चे थे जिन्होंने अपनी ही मासूमियत के पीछे मौत का एक खूनी खेल खेला। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। जितने भी सीरियल किलर्स के बारे में आपने सुना होगा, ये बच्चे उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। इन बच्चों में एक ऐसा बच्चा भी है जिसने अपने शिकार के सीने में 50 से 60 बार चाकू मारकर विक्टिम को मारा था। ये बच्चे नहीं, शैतान हैं। आज हम ऐसे ही सीरियल किलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं और आखिरी वाले का नाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वे इते वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम लोकेश और आपका स्वागत है डार्क साइड यूट्यूब चैनल पर। जैस्मिन रिचर्डसन का जन्म 21 अक्टूबर 1993 में हुआ था। कनाडा के ओंटारियो में माता-पिता डेबरा और जीन मार्क रिचर्डसन के घर हुआ था। रिचर्डसन नशे की लत से उबर रहे थे, जो 3 साल पहले सोडाबरी के एक जिम में मिले थे और अगले साल शादी कर ली थी। जैस्मीन के छोटे भाई टायलर जैकब रिचर्डसन, जो अपने दोस्तों के बीच अपने मिडल नाम से जाने जाते थे, का जन्म 5 साल बाद हुआ था। जैकब के जन्म से कुछ समय पहले परिवार ओकोटॉक्स में स्थानांतरित हो गया था, जो अल्बर्टा के कैलगरी के बाहर एक छोटा सा कृषि नगर है। मार्क और डेबरा नशे की लत से पूरी तरह उबर चुके थे और शांत थे, और अब उनका 4 सदस्यों का परिवार पूरा हो गया था। वे ऑकोटॉक्स परिवार को शुरू में बिलों का भुगतान करने में संघर्ष करना पड़ा और उन्हें फूड बैंक्स पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन वे एक घर खरीदने और मेडिसिन हैट में जाने में सक्षम हो गए, जिसका कुछ क्रेडिट 2005 में मार्क को उनकी नौकरी में मिली प्रमोशन को जाता है। लगभग इसी समय जैस्मीन ने इंटरनेट का अधिक बार उपयोग करना शुरू किया था। अप्रैल 2006 में रिचर्डसन परिवार के लगभग सभी सदस्यों की कनाडा के अल्बर्टा के मेडिसिन हैट में उनके घर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। परिवार में केवल एक ही जीवित बची थी, 12 वर्षीय जैस्मीन रिचर्डसन। 23 अप्रैल 2006 को दोपहर करीब 1 बजे 42 वर्षीय जीन मार्क रिचर्डसन और उनकी 48 वर्षीय पत्नी डेबरा के शव उनके घर के तहखाने में पाए गए, और उनके 8 वर्षीय बेटे टायलर जैकब का शव ऊपर की मंजिल पर मिला। जैकब के दोस्त ने शवों को खोजा था, जो जैकब के साथ खेलने के लिए आया था, और उसने ही अपनी मां को बताया था, जिसने फिर पुलिस को सूचना दी थी। मार्क पर 24 चाकू के घाव थे, डेबरा पर 12 चाकू के घाव थे, और जैकब का गला कटा हुआ मिला था और उसके सिर और धड़ पर चाकू के घाव थे। उस समय घर से गायब दंपति की 12 वर्षीय बेटी जैस्मीन थी। कुछ समय के लिए यह आशंका जताई गई कि वह भी एक पीड़ित हो सकती है, लेकिन उसके अगले दिन लगभग 130 किलोमीटर दूर सस्केचवान के लीडर समुदाय में उसके 23 वर्षीय प्रेमी जेरेमी एलन स्टीनके के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, जब जांचकर्ताओं ने एक छड़ी के आकार का चित्र खोजा, जिसमें स्कूल में जैस्मीन के लॉकर के अंदर उसके परिवार की हत्या को दर्शाया गया था। दोनों पर 3 हत्याओं का आरोप लगाया। बाद में 3 मई 2006 को स्टीनके की दोस्त कैसी लैंकेस्टर 19 पर उस दिन बाद में अपने पिकअप ट्रक में उन्हें भगाने और सबूतों को नष्ट करने के लिए सहायक होने का आरोप लगाया गया। 12 साल की जैस्मिन रिचर्डसन अपने 23 साल के बॉयफ्रेंड जेरेमी स्टीनके के प्यार में पागल थी। उसका परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता पिता और 8 साल के छोटे भाई की हत्या कर दी। उसने खुद अपने छोटे भाई का गला रेत दिया और कोर्ट के सामने कहा, लेकिन उसे कोर्ट ने सिर्फ 10 साल की सजा सुनाई, और अब वह एक नई पहचान के साथ कनाडा में रह रही है। लेकिन क्या वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी? इस बात को लेकर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर लिखें, और सबसे बढ़िया कमेंट को अब अगली वीडियो में दिखाएंगे। मैरी फ्लोरा बेल। अब हम आपको एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने छोटे हाथों से 2 मासूम बच्चों का गला घोंट दिया।
साल 1968, इंग्लैंड। 11 साल की मैरी बेल पहली नजर में एक आम बच्ची लगती थी, लेकिन उसके अंदर एक खतरनाक दरिंदा छिपा था। पहली हत्या, उसने 4 साल के मार्टिन ब्राउन को गला घोंटकर मार दिया। दूसरी हत्या, कुछ हफ्तों बाद उसने 3 साल के ब्रायन हाउ की हत्या की। लेकिन मामला तब और डरावना बन गया जब पता चला कि मैरी हत्या के बाद घटनास्थल पर वापस जाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करती थी। उसने ब्रायन हाउ के शव पर अपने नाम का पहला अक्षर एम चाकू से गुदवा दिया था। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और पूछा कि उसे कैसा लग रहा है, तो उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मजा आया। मैरी फ्लोरा बेल का जन्म 26 मई 1957 में एक अंग्रेजी महिला के रूप में हुआ, जिसने 1968 में न्यूकैसल अपॉन टाइन के एक आंतरिक उपनगर स्कॉट्सवुड में 2 प्रीस्कूल आयु के लड़कों की हत्या कर दी थी। बेल ने अपनी पहली हत्या तब की जब वह 10 साल की थी। दोनों ही मामलों में बेल ने अपने शिकार को बताया कि उसके गले में खराश है, जिसे वह गला घोंटने से पहले मालिश करेगी। 25 मई 1968 को, अपने 11वें जन्मदिन से एक दिन पहले, बेल ने 85 सेंट मार्गरेट रोड पर स्थित एक खंडहर घर के ऊपरी मंजिल के बेडरूम में 4 वर्षीय मार्टिन ब्राउन का गला घोंट दिया। ऐसा माना जाता है कि उसने अकेले ही यह अपराध किया था। ब्राउन का शव 3 बच्चों ने लगभग 3:30 बजे खोजा था। वह अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और उसके हाथ उसके सिर के ऊपर फैले हुए थे। उसके मुंह के आसपास खून और झाग के छींटों के अलावा उसके शरीर पर हिंसा के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहे थे। जॉन हॉल नामक एक स्थानीय कामगार जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचा। उसने कार्डियोपल्मोनरी रिसिटेशन करने का प्रयास किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 31 जुलाई 1968 की दोपहर को ब्रायन होवे नामक 3 वर्षीय बच्चे को उसके माता पिता ने आखिरी बार उसके घर के बाहर सड़क पर अपने भाई बहनों में से एक, परिवार के कुत्ते और मैरी बेल और नोर्मा बेल के साथ खेलते हुए देखा था। जब वह उस दोपहर बाद घर नहीं लौटा, तो चिंतित रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने सड़कों पर खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। रात करीब 11:10 पर एक खोज दल ने टिन लिजी पर 2 बड़े कंक्रीट ब्लॉकों के बीच ब्रायन का शरीर आपत्तिजनक हालत में मिला। घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले पुलिसकर्मी ने पाया कि शव को छिपाने के लिए जानबूझकर लेकिन कमजोर प्रयास किया गया था, जो घास और खरपतवार के झुरमुटों से ढका हुआ था। बच्चे के होठों पर साइनोसिस एविडेंट था और उसकी गर्दन पर कई चोट और खरोंच के निशान थे। उसके पैरों के पास एक टूटी हुई कैंची पड़ी थी। कोरोनर ने निष्कर्ष निकाला कि ब्रायन की मौत गला घोंटने से हुई थी और उसके शव की खोज से 7.5 घंटे पहले तक वह मृत था। हत्यारे ने स्पष्ट रूप से एक हाथ से ब्रायन के नथुने बंद कर दिए थे, जबकि दूसरे हाथ से उसने उसका गला पकड़ रखा था। मौत से पहले बच्चे के पैरों पर कई छेद किए गए थे, उसके सिर से बाल काटे गए थे, उसके जननांगों को आंशिक रूप से तोड़ा मरोड़ा किया गया था और उसके पेट में प्रारंभिक एम उकेरने का एक भद्दा प्रयास किया गया था। बच्चे की हत्या के लिए इस्तेमाल किए कम सीमा तक कम बल ने कोरोनर को यह निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि हत्यारा कोई दूसरा बच्चा था। मैरी हत्या के बाद घटनास्थल पर वापस जाकर पुलिस को चकमा देने की कोशिश करती थी। उसने ब्रायन हाउ के शव पर अपने नाम का पहला अक्षर एम चाकू से गुदवा दिया था। क्या मैरी को किसी तरह की मानसिक बीमारी थी या फिर वह जन्म से ही क्रूर थी? मैरी को जेल नहीं भेजा गया, बल्कि उसे सुधार गृह में रखा गया। 23 साल की उम्र में उसे रिहा कर दिया गया और आज वह एक बदली हुई पहचान के साथ कहीं रह रही है। लेकिन क्या वह सच में बदली होगी? उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। अमरजीत सदा। यह कहानी है भारत के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की, जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल थी। साल 2006 बिहार के एक छोटे से गांव में रहस्यमयी तरीके से 3 छोटे बच्चे गायब हुए। पहले लोग इसे हादसा मान रहे थे, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरे गांव में खौफ फैल गया। इन सभी हत्याओं के पीछे था 8 साल का अमरजीत सदा। आज आपको हम एक ऐसी ही खौफनाक घटना के बारे में बता रहे हैं, जिस पर विश्वास कर पाना आपके लिए मुश्किल भरा काम होगा। अमूमन वारदातों को अंजाम देने वाला उम्र में बड़ा और दिमाग से सन की शख्स ही होता है, लेकिन बिहार के मुसहर गांव के अमरजीत सदा को दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। खेलने कूदने की छोटी उम्र में अमरजीत कैसे एक खूनी बन गया, इसकी कहानी झकझोर देने वाली है। जानकारी के मुताबिक
2006 में अमरजीत ने अपने 6 वर्षीय कजिन की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। माना यह भी जाता है कि इसके बाद उसने 8 महीने की अपनी सगी बहन को भी मौत के घाट उतार दिया था। अमरजीत के एक रिश्तेदार का कहना है कि इस बारे में परिवार के कुछ सदस्यों को पता था, लेकिन इस बात को घरेलू मामले का हवाला देकर दरकिनार कर दिया जाता था। लेकिन पुलिस को इसके गुनाहों की भनक तब लगी जब साल 2007 में उसने एक और जान ली। आपको बता दें कि अमरजीत ने कथित तौर पर अपने पड़ोस में रहने वाली एक महिला की महज 6 महीने की बच्ची को बेरहमी से मार डाला था। बच्ची की मां ने इस बारे में पुलिस को बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी फूल जैसी बच्ची को एक प्राइमरी स्कूल में सोता हुआ कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, जिसके बाद जब वह स्कूल में वापस लौट कर आई तो देखा कि बच्ची वहां से गायब हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार जब पुलिस ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश की और इस मामले की जांच की गई तो कुछ घंटों बाद अमरजीत ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने बच्ची का गला घोंट दिया था और उसे ईंट से उस पर वार भी किया था, जिसके बाद वह ग्रामीणों को उस जगह पर ले गया जहां उसने उस बच्ची को मारने के बाद दफनाया था। इस घटना के बाद ही अमरजीत के बाकी अपराधों के बारे में भी पुलिस को पता चला। आपको बता दें कि मामले की जांच कर रहे इंस्पेक्टर शत्रुघ्न कुमार ने यह बताया कि सभी हत्याओं को एक ही तरह से अंजाम दिया गया था, यानी सभी मर्डर्स का एक ही पैटर्न था। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए जाने के बाद अमरजीत मुस्कुराता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने बताया था कि वह कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ में देखकर उसे खुशी मिलती थी और वह सही और गलत के बीच फर्क नहीं कर पाता था। गौरतलब है कि उसके गुनाहों के बाद भी उसे भारतीय कानून के तहत जेल नहीं भेजा जा सकता। द गार्जियन की रिपोर्ट में बताया गया है कि उसे 18 साल की उम्र तक मुंगेर शहर में बच्चों के लिए बनाए गए एक घर में रखा गया है। क्या एक 8 साल का बच्चा इतनी क्रूरता से किसी को मार सकता है और फिर उसे कोई पछतावा भी ना हो? अमरजीत को जेल नहीं भेजा गया क्योंकि भारत में नाबालिग अपराधियों के लिए कानून अलग है। 18 साल की उम्र में उसे रिहा कर दिया गया और आज वह किसी नई पहचान के साथ जी रहा है। क्रेग चैंडलर प्राइस। क्रेग चैंडलर प्राइस का जन्म 11 अक्टूबर 1973 में अमेरिका के वारविक, रोड आइलैंड में हुआ था। जिसने 13 से 15 साल की उम्र के बीच में अपने अपराध किए, उसे 1989 में अपने पड़ोस में की गई 4 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया था। उस साल एक महिला और उसकी 2 बेटियों की हत्या और 2 साल पहले एक अन्य महिला की हत्या, उसके पास छोटी-मोटी चोरी का एक मौजूदा आपराधिक रिकॉर्ड था। प्राइस ने गिरफ्तार किए जाने के बाद शांति से अपने अपराधों को कबूल कर लिया। उसे उसके 16वें जन्मदिन से 1 महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। प्राइस ने 13 साल की उम्र में 27 जुलाई 1987 की रात को वारविक, रोड आइलैंड में अपनी पहली हत्या की प्राइस एक घर में घुस गया, जो उसके अपने घर से केवल 2 घर दूर था। रसोई से चाकू लिया और 27 वर्षीय रेबेका स्पेंसर पर 58 बार वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद 2 साल से थोड़े अधिक समय बाद प्राइस हाई स्कूल में एक 15 वर्षीय प्रथम वर्ष का छात्र था, जब उसने 1 सितंबर 1989 को 3 अन्य पड़ोसियों की हत्या कर दी। मारिजुआना और एलएसडी के नशे में धुत प्राइस ने 39 वर्षीय जोआन हीटन को 57 बार चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया था। जब उसकी 10 वर्षीय बेटी जेनिफर, जिसने प्राइस को रसोई में अपनी मां को चाकू मारते हुए देखा था, तब प्राइस ने उसे पकड़ा और 62 बार चाकू से मारा और मौत के घाट उतार दिया था। और हीटन की 7 वर्षीय बेटी मेलिसा, जिसने प्राइस को अपनी मां और बहन को चाकू मारते हुए देख लिया था, जब प्राइस ने मेलिसा की खोपड़ी कुचल दी और 30 बार चाकू से मारा, और जब उसकी डेड बॉडी मिली तो डेड बॉडी में 30 से ज्यादा घाव थे। छुरा घोंपना इतना क्रूर था कि चाकुओं के हैंडल तक टूट गए थे। ब्लेड पीड़ितों के शरीर के अंदर रह गए थे, जिसमें 10 वर्षीय लड़की जेनिफर की गर्दन के अंदर फंसा चाकू का ब्लेड भी शामिल था। उस समय प्राइस के सीलबंद रिकॉर्ड के कारण हत्याओं की क्रूरता ज्यादातर अज्ञात थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों के अनुसार अपराध कबूल करते समय प्राइस को कोई पछतावा नहीं था, और जहां तक मकसद की बात है, प्राइस ने खुद दावा किया कि जब वह एक छोटा बच्चा था, तब से श्वेत लोगों द्वारा नस्लवाद शुरू हो गया था
और पहली बार जब वह किसी को मारना चाहता था, तब कथित तौर पर श्वेत वयस्कों के एक समूह ने उस पर नस्लीय गालियां दी गई थी। और जब वह एक छोटा लड़का था, तो उसे अपनी कार से कुचलने की कोशिश की गई। जब पुलिस ने प्राइस को 5 सितंबर 1989 को पकड़ा, तो उसने पूरी बेशर्मी से कहा, अगर मुझे छोड़ा गया तो मैं फिर से मारूंगा। आज भी क्रेग प्राइस जेल में है और वह शायद दुनिया का एकमात्र नाबालिग सीरियल किलर है जिसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर। ये बच्चे इतने निर्दयी क्यों बन गए? क्या इनकी परवरिश गलत थी या फिर इनके दिमाग में पहले से ही कोई अंधेरा छिपा था? क्या हम अपने आसपास ऐसे बच्चों को पहचान सकते हैं जो आगे चलकर हत्यारे बन सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और खौफनाक केस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डार्क सीक्रेट को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। और ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर और भी हैं, प्लीज उनको भी देखें।